गुलशन शेखावाटी में आप सभी का स्वागत है। आज हम झुंझुनू के सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज में पहुंचे हैं। यहां पर जो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा हुआ है, जो एक एजुकेशन हब है, इसके बारे में हम यहां के प्रिंसिपल महोदय और सचिव से जानेंगे, इसके कामयाबी का राज जानेंगे। और साथ ही आज यहां पर आर्बर आयुर्वेदिक संस्थान जो चुड़ैला से हैं, उनके सहयोग से यहाँ के कर्मचारियों को और सफाई कर्मचारियों को यहाँ पर जो काढ़ा वितरित रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए जो वितरित किया जा रहा है काढ़ा, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें। तो हम पहुँचे हैं संस्था के प्रिंसिपल महोदय के पास। आज हम इनके बारे में स्वयं ही ये खुद ही अपने बारे में बताएंगे और हम सर से ये भी निवेदन करते हैं, आप संस्था के बारे में भी हमें बताएं और हमारे दर्शकों को बताएं। सेठ मोतीलाल शिक्षण संस्थान 1937 में मिडिल स्कूल के रूप में यहाँ प्रारंभ हुई थी। प्रारंभिक के रूप में इस संस्था का नाम सनातन धर्म मिडिल स्कूल के रूप में ये प्रारंभ हुई। उसके बाद 1952 के अंदर यहाँ पर इंटरमीडिएट सेठ मोतीलाल इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में 1952 के अंदर यहाँ पर प्रारंभ हुई। यहाँ पर 1958 में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री उस वक्त हीरालाल शास्त्री, सरदार अलाल सिंह जी, मोहनलाल जी सुखाड़िया जी जो उस वक्त सीएम थे, उस वक्त यहाँ पर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और इस कॉलेज को अनुदान पर लिया गया। और अनुदान पर लेने के बाद 1958 के अंदर इस महाविद्यालय के अंदर बीए और बीकॉम की स्नातक स्तर की पढ़ाई यहाँ पर प्रारंभ हुई। ये बीए और बीकॉम की स्नातक स्तर की पढ़ाई 1981 तक लगातार चलती रही। 1981 के अंदर यहाँ पर आर्ट्स एंड जो कॉमर्स फैकल्टी की स्नातकोत्तर की कक्षाएं शुरू हुई, यानी यहाँ पर एम.कॉम, ABST, BEdM, EFM के साथ साथ MA हिस्ट्री, पॉलिटिकल और आपकी जो हिंदी है, ये इन सब्जेक्ट्स में यहाँ पर स्नातकोत्तर कक्षाएँ शुरू हुई। कई वर्षों तक लगातार इस क्षेत्र के अंदर विज्ञान महाविद्यालय नहीं था। उस वक्त विज्ञान महाविद्यालय के लिए यहाँ के आसपास के सब बच्चे या तो पोदार कॉलेज नवलगढ़ जाना पड़ता था या यहाँ पर चिड़ावा कॉलेज चिड़ावा में उनको जाना पड़ता था। तो हमारे जो कॉलेज की जो प्रबंधन समिति के जो अध्यक्ष थे, या उस वक्त जो हमारे के झुंझुनूवाला साहब की एक इच्छा थी कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनको विज्ञान की पढ़ाई के लिए बाहर अन्यत्र जाना पड़ता है, इस कमी को दूर करने के लिए यहाँ उन्होंने 1987 के अंदर श्री महावीर प्रसाद झुंझुनूवाला के द्वारा इस एक विज्ञान भवन का उन्होंने यहाँ पर बना के तैयार किया। और 1987 के अंदर BSc मैथमेटिक्स की यहाँ पर कक्षाएँ प्रारंभ हो पाई। लगातार मैथमेटिक्स का जो ग्रुप है वो लगातार गैर अनुदानित पद के रूप में यहाँ पर चलता रहा। उस कमी को पूरा करने के लिए और राजीव गांधी की 21वीं सदी का जो भारत था उस सपने को पूरा करने के लिए यहाँ प्रबंध समिति ने 1993 के अंदर कंप्यूटर एजुकेशन की यहाँ पर जो कमी थी उसको पूरा किया। और कंप्यूटर एजुकेशन के अंदर यहाँ पर 1994 के अंदर राजस्थान विश्वविद्यालय के द्वारा से एफिलेटेड PGDCA का जो पाठ्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हुआ। वह PGDCA इनिशियली 30 सीटें महाविद्यालय को अलॉट हुई थी। उसके बाद में यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन थी उसको ध्यान में रखते हुए विश्वविद्यालय ने 29 को बढ़ाकर 60 किया। और 60 के बाद में यहाँ पर 2000 में 120 सीटें यहाँ पर PGDCA को अलॉट हुई। यहाँ के PGDCA की जो उस वक्त कंप्यूटर एजुकेशन की जो इतनी लोकप्रियता थी कि वहाँ पर इसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था। 2000 के अंदर यहाँ के झुंझुनू जिले के जितने भी जो बच्चे थे उन सबको मोतीलाल कॉलेज में प्रवेश नहीं मिल पाया। और उनको यहाँ जो सीट भरने के बाद में एक गर्ल्स कॉलेज महात्मा ज्योतिराव फुले महाविद्यालय के अंदर भी वहाँ पर उनको एडमिशन दिया था। उसके बाद कंप्यूटर एजुकेशन के रूप में हमने BC है, MSc IT है, इनको यहाँ पर शुरू किया। 1998 के अंदर
यहाँ पर बीएससी बच्चों की बीएससी मैथमेटिक्स ग्रुप है वो 1987 में शुरू हो चुका था। बायो ग्रुप की जो कमी थी उसको दूर करने के लिए 1998 में यहाँ पर बीएससी बायो ग्रुप भी यहाँ पर प्रारंभ किया। अर्थात 1998 के अंदर स्नातक स्तर पर मैथ्स और बायोलॉजी दोनों की यहाँ पर की पढ़ाई शुरू हो चुकी थी। अब जैसे समय बदला, समय की मांग के अनुसार स्नातकोत्तर विषय के अंदर भी विज्ञान के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको शुरू करने के लिए भी छात्रों की यहाँ पर मांग होती रही, क्योंकि स्नातकोत्तर की पढ़ाई के लिए लड़कों को या तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर जाना पड़ता था या सीकर जाना पड़ता था। तो उस कमी को दूर करने के लिए यहाँ पर 2003 में एमएससी बॉटनी शुरू हुई। उसके बाद में 2004 के अंदर यहाँ पर एमएससी जूलॉजी है, एमएससी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, यानी 2007 तक यहाँ हर सब्जेक्ट्स में 21 सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर पीजी शुरू हो चुकी थी, जिसमें आपके एमए ज्योग्राफी है, एमए इंग्लिश है, एमए हिंदी है, एमए सोशोलॉजी है, आर्ट्स फैकल्टी के सारे सब्जेक्ट्स, कॉमर्स फैकल्टी के एमकॉम एबीएसटी है, बीएडएम है, ईएफएम है, और साइंस के अंदर हमारी जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोटेक, इन्वायरमेंट, आईटी, इन सब को मिलाकर 2007 में 21 सब्जेक्ट्स में यहाँ पर पीजी प्रारंभ हुई। महाविद्यालय ने 2004 के अंदर नेक का एक्रेडिटेशन करवाया। महाविद्यालय को B++ की मान्यता यूजीसी ने दी। नेक जो पीयर कमेटी की जो टीम थी, 2004 में कॉलेज को B++ का स्टेटस मिला। उसके बाद 2010 में नेक के लिए पुनः महाविद्यालय ने आवेदित किया, और वो जो पीयर टीम अप्रैल 2011 के अंदर जिस टीम ने यहाँ पर विजिट किया, महाविद्यालय को नेक कमेटी ने ए ग्रेड का दर्जा प्रदान किया। अर्थात शेखावाटी महाविद्यालय के अंदर ये एक पहला महाविद्यालय था जिसको ए ग्रेड का दर्जा मिला। उसके बाद में तो एसके कॉलेज सीकर है, कई महाविद्यालयों को उसका मिल गया, लेकिन शेखावाटी क्षेत्र के अंदर मोतीलाल कॉलेज ऐसा महाविद्यालय है जिसको यूजीसी के नेक के द्वारा ए ग्रेड का दर्जा सबसे पहले यहाँ पर प्रदान किया। ये ए ग्रेड का जो दर्जा है, ये यहाँ की जो क्वालिटी एजुकेशन है, स्टूडेंट्स का जो डिसिप्लिन है, या टीचर्स के द्वारा जो करवाए गए जो शोध कार्य हैं, टीचर्स के द्वारा लिखी गई बुक्स पब्लिकेशंस हैं, लाइब्रेरी के अंदर जो हमारे उपलब्ध जो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं, और रिसर्च पेपर के अंदर जो टीचर्स के द्वारा जो कंट्रीब्यूशन था, उन सब सारी की सारी एक्टिविटीज़ को एनालिसिस करने के बाद में इस तरह का जो स्टेटस है, जो सर्टिफिकेट हमें प्रदान किया गया। 2010 के बाद 2011 में राजस्थान सरकार ने अनुदानित पदों पे जितने भी जो कर्मचारी थे उनको RSVRS की जो स्कीम के तहत उनका समायोजन हो गया। 2011 के बाद ये महाविद्यालय कंप्लीट या पूर्णतः निजी महाविद्यालय के रूप में कार्यरत है, और आज इस महाविद्यालय के अंदर करीबन 2000 छात्र हर सब्जेक्ट्स के अंदर यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन, अनुशासन के साथ, सारे जो टीचर्स हैं उनका लगन के साथ पिछले 5 वर्षों में शेखावाटी विश्वविद्यालय के अंदर यहाँ के महाविद्यालय के जो छात्र हैं लगातार मेरिट आ रही हैं। पिछली बार हमारे महाविद्यालय को 8 मेरिट मिली थी। इस साल 2020 की जो परीक्षा थी उसमें बीकॉम के अंदर फर्स्ट जो गोल्ड मेडल है वो हमारी जो मोतीलाल महाविद्यालय की छात्रा को मिला। सेकंड जो मेरिट है वो भी मोतीलाल महाविद्यालय को मिला। और अभी स्नातकोत्तर की विज्ञान विषय की जो अभी जो रिजल्ट जारी हुए हैं उसमें एमएससी बॉटनी में पिछली साल भी हमारे महाविद्यालय की जो लड़की सुश्री भारती थी उसने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और अभी जो वर्तमान में जो परिणाम आए हैं उसमें एमएससी बॉटनी के अंदर भी मोतीलाल महाविद्यालय को गोल्ड मेडल मिला है। इससे पूर्व है फिजिक्स के अंदर 2017 में महिपाल कुमावत ने उसमें गोल्ड मेडल हासिल किया था। जूलॉजी के अंदर भी हासिल किया था। अर्थात पिछले 5 वर्षों में मोतीलाल महाविद्यालय ने करीबन 40 से अधिक विश्वविद्यालय मेरिट में यहाँ पर स्थान प्राप्त किया है। और मैं इस मामले को लेकर यहाँ प्रबंधन को भी मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि वो विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त होने वाली प्रथम स्थान वाला जो कैंडिडेट हुआ है उसको प्रबंधन समिति 11,000 रुपये का नगद पुरस्कार प्रदान करते हैं। सेकंड से लेकर 10th तक जो मेरिट आती है उनको प्रबंधन समिति के द्वारा जो हमारे इस वक्त जो चेयरमैन है RK जुनवाला साहब, वो 5100 रुपये का नगद पुरस्कार यहाँ पर प्रदान करते हैं। पिछले 8-10 साल के अंदर यहाँ पर हमने 6 नेशनल लेवल के सेमिनार करवाए हैं। यहाँ पर 35 हमने यूनिवर्सिटी के टूर्नामेंट हमने करवाए हैं। और एक तो यहाँ पर यूनिवर्सिटी लेवल का वेस्ट जोन कबड्डी का जो टूर्नामेंट हमने यहाँ पर 2017 में करवाया था,
उसके अंदर 5 स्टेट की टीमों ने भाग लिया, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो इतना बड़ा इवेंट मोतीलाल कॉलेज ने, हमारे जो इंडोर स्टेडियम है वहाँ पर हमने उसको आयोजन को सफलतापूर्वक संपन्न करवाया। मेरे परिचय के रूप में मैं यहाँ पर 1993 में 15 दिसंबर 1993 से मोतीलाल कॉलेज में लेक्चरर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन के रूप में कार्यरत हूँ। 2011 में मुझे यहाँ पर वाइस प्रिंसिपल का पद प्रदान किया गया और 1 सितंबर 2015 से मैं इस महाविद्यालय के प्राचार्य के रूप में यहाँ पर लगातार कार्यरत हूँ और मुझे उम्मीद है कि महाविद्यालय आगे भी ऊंची ऊंचाइयों को लगातार छुएगा और कॉलेज की जो गरिमा है, अनुशासन है, जो पढ़ाई की जो क्वालिटी है, उसको हम लगातार जारी रखने का भरसक प्रयास करेंगे। यह तभी संभव होगा जब मैनेजमेंट का, प्रबंधन का हमें लगातार सपोर्ट मिल रहा है, स्टाफ के सभी कर्मचारी यहाँ पर डेडिकेशन से कार्यरत हों और जो छात्र जो पढ़ाई के लिए जो आ रहे हैं उनको यहाँ पर बहुत ही डिसिप्लिन माहौल में रहकर अपनी शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। छात्राओं के लिए हमारे पास एक विशेष हॉस्टल है जिसकी कैपेसिटी 150 तक की लड़कियां उसके अंदर रह सकती हैं। बाकी शहर के अंदर जो लड़कियां हैं उनको यहाँ तक लाने के लिए हमने निःशुल्क ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी उनको प्रदान की है। महाविद्यालय की जो बस है पूरे शहर की फेरी में राउंड लेते हुए जहाँ से बच्चियाँ आती हैं उन सबको यहाँ पर महाविद्यालय के अंदर हम ड्रॉप करते हैं। लगातार यहाँ पर पढ़ाई का अच्छा माहौल मिल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि यह महाविद्यालय लगातार दिन रात आगे प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सर। तो अब हम पहुँचे हैं सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज के सचिव महोदय के पास। उनसे हम ये विशाल जो पुंज तैयार किया है इनके बारे में हम उनसे जानेंगे और शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने कौन कौन से जागरूकता भरे कार्य कदम उठाए हैं और कौन कौन से जो अभी आगे उनकी जो नीतियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए हम मिलते हैं सेक्रेटरी महोदय से। नमस्ते सर। नमस्ते। सर, आप हमें जो ये सेठ मोतीलाल पीजी कॉलेज है, इतना जो विशाल जो एक हब तैयार किया है, इसके पीछे सर आपकी क्या मेहनत रही और आगे आपकी क्या नीतियां हैं और आपने अब तक क्या क्या जागरूकता भरे कदम उठाए हैं, इनके बारे में आप हमें हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, आपका सवाल बहुत ठीक है। मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ इस बात के लिए कि आपने इस विषय पे सोचना शुरू किया कि कर्मठ आदमी और काम करने वाले आदमियों के लिए आप प्रोग्राम ला रहे हैं। ये खाली पीजी कॉलेज ही नहीं है, ये मोतीलाल जी झुंझुनवाला के द्वारा शुरू किया गया मोतीलाल तुलसीचंद चैरिटी ट्रस्ट के द्वारा स्थापित सेठ जूथालाल, वर्तमान में सेठ जूथालाल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित और सब तरह से विकासशील करने वाले यहाँ के सेठ लोग हैं। इन लोगों ने मेरे को ये एक जिम्मेदारी दी जब मैं कानपुर में स्टॉक मार्केट का सेक्रेटरी था कि भाई आप जाओ झुंझुनू तो अपनी कॉलेज के विकास के लिए भी सोचो, क्योंकि उस समय खाली डिग्री कॉलेज था। हमने इसको सोचा बहुत गहराई से और सोचने और लगाव का भी कारण ये था कि मेरा परिवार पहले से इस कॉलेज से संबंधित थे। हमने इसको पोस्ट डिग्री बनाया। पोस्ट डिग्री करने बाद में इसके डिपार्टमेंट्स बढ़ाए। इस ज़िले में साइंस नहीं थी, साइंस के लिए हम लोगों ने परमिशन लेने की चेष्टा करी। यहाँ एक आंदोलन हुआ, यहाँ के कलेक्टर साहब ने, प्रशासन ने बहुत सहयोग किया और हमें साइंस के अंदर यहाँ पर मान्यता मिली। उसके बाद में हमने ये देखा कि यहाँ के बच्चे हैं, बड़े प्रतिभाशाली हैं और आगे बढ़ सकते हैं, तो हमने पीजी में 3 सब्जेक्ट बढ़ाए, जिसमें अकाउंट्स, बीएम बिजनेस मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं, और अप्लाइड इकोनॉमिक्स। ये करके साइंस के अंदर भी हमने बीएससी किया। बीएससी के बाद में पहले बीएससी खुला वो मैथमेटिक्स में खुला, उसके बाद में इसके अंदर बायोलॉजी से खोला गया और उसके बाद इसको पीजी करना हमने शुरू किया। तो मैथमेटिक्स में पीजी, बायोलॉजी में, बॉटनी में पीजी और जूलॉजी में पीजी और केमिस्ट्री के अंदर पीजी। यूँ करते करते हम लोग आगे बढ़ते गए और समाज की, इसमें मेरा जो फोकस था वो ये था कि मैं यहीं से पढ़ा लिखा, इसी क्षेत्र से था,
तो ये महसूस करता था कि अगर यहाँ पर साधन हो तो लड़के पढ़ेंगे। उस कारण से हमने ये देखा कि यहाँ पर लॉ कॉलेज नहीं है। एक बहुत बड़ा मूवमेंट भी चला कि भाई लॉ कॉलेज खोला जाए। डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर पे एक भी कॉलेज नहीं है, लॉ की इस ज़िले में नहीं है। तो स्वर्गीय श्री रामनारायण जी चौधरी से हम लोग मिले और उन्होंने उसका सहयोग करके हमको एक गवर्नमेंट का एनओसी दिलवाया। तो एक लॉ कॉलेज खोल रखा है जो सेठ मोतीलाल लॉ कॉलेज के नाम से चल रहा है और बहुत अच्छा कॉलेज है। 300 से ज़्यादा 3 इयर्स कोर्स का है। और दूसरा हम लोगों ने फिर यहाँ देखा कि भाई एक बहुत मूवमेंट चला आ रहा था कि टीचर्स की संख्या पूरी नहीं हो पा रही है, तो बीएड कॉलेजेस की खोलने की यहाँ पर एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। पूरे राजस्थान में कम से कम 300 बीएड कॉलेज एक साथ खुले। हम लोगों ने भी उसका लाइसेंस अप्लाई किया और हमारा एक बीएड कॉलेज भी आज चल रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉ में एमएड करें, एलएलएम करें और बीएड के अंदर इसको 4 इयर्स करें और एमएड करें। समय की मांग के अनुसार से गवर्नमेंट जैसे चाहती है, यूजीसी की जो स्कीम्स आती हैं उनको देखते हुए हम लोग मंथन करते हैं। वर्तमान में शिक्षा के अंदर एक भूचाल आ रहा है और शिक्षा नीति के अंदर परिवर्तन ला करके सरकार आगे के नया तरीका ला रही है। साथ साथ में टेक्नोलॉजी के परिवर्तन के साथ में टेक्नोलॉजी के इस क्षेत्र में लगने के बाद में आजकल एक नई चीज़ हो गई है कि बच्चे हों, चाहे बड़ा हो, चाहे छोटा हो, चाहे पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, वो ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करे। और ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने के लिए हमने मोतीलाल कॉलेज के पीजी कॉलेज के माध्यम से ऑनलाइन की सब क्लासों की व्यवस्था की है। और मैं ये खुशी से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे से बढ़िया ऑनलाइन टीचिंग इस क्षेत्र में कहीं पर भी नहीं है। और पूरा हमारा स्टाफ लगा हुआ है, लड़के जुड़े हुए हैं। आज ही मैं ये देख रहा था कि हमारे यहाँ पीजी के अंदर बॉटनी में हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है। पीछे मैं देख रहा था कि कॉमर्स में भी, साइंस में भी, सब में हमारी पोजीशन आ रही हैं। हमें गोल्ड मेडल मिल रहे हैं। ये खाली एक क्वालिटी एजुकेशन पे मैं जोर दे रहा हूँ, मुझे संख्या पे जोर नहीं देने का है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छे शिक्षक हों, बहुत अच्छे पढ़ाने वाले हों और पढ़ाई करा करके यहाँ पर लड़कों का उत्थान हो। यहाँ के पढ़े लिखे आज पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, पूरे संसार में फैले हुए हैं। हज़ारों चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, सैकड़ों नहीं बोल रहा हूँ, हज़ारों बोल रहा हूँ। यहाँ के पढ़े हुए खूब जजेस बने हैं, यहाँ के पढ़े हुए इंजीनियर्स हैं। आगे की राह मिलती है, पर हमारी कुछ लिमिटेशंस हैं जिसके कारण से हम शिक्षा के अंदर आज जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट में हम लोगों के सामने तकलीफ आती है इस क्षेत्र में। न तो हम ज़्यादा फीस ले पाते हैं और न हमारे ट्रस्टों में इतनी कोई गुंजाइश बैठ पाती है इनका आजकल इस साधारण ढांचे के अंदर। तो हम नई चीज़ें भी शुरू करने की उसमें नहीं है। अदरवाइज़ तो यहाँ पर हम और भी शिक्षा के अंदर आज जो टेक्निकल चल रही है, जो आज कर रहे हैं कि भाई आदमी कार्यशील हो और काम सीख करके आगे कमाई का रास्ते में लगे। हम लोगों ने बहुत कोशिश की कि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ में एनसीसी के साथ साथ में यहाँ मिलिट्री का सब्जेक्ट हमें मिले, जिससे कि इस क्षेत्र के बच्चों को एनडीए में उसमें डायरेक्ट एंट्री मिल सके। उसका बहुत स्कोप है मिलिट्री कॉलेज करने के लिए। दूसरा ये है कि मेडिकल कॉलेज इस ज़िले के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, सरकार खोल रही है, उसकी आवश्यकता पूर्ति होती जा रही है। हमारा कोई कमाने का उद्देश्य नहीं, हम लोग समाज की सेवा करने के उद्देश्य से चले हुए हैं। यहाँ पर सरकार जो कर रही है उसके कंपटीशन में कोई चीज़ नहीं करना चाहते हैं। ये सन 37 से ट्रस्ट चला था, उसमें सनातन महाधर्म विद्यालय प्राइमरी स्कूल से शुरू हुआ था और आज ये पीजी के अंदर और 3-4 कॉलेजेस करके हम लोग कर रहे हैं। शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य है, पर क्वालिटी के साथ में। जी सर, जैसे कि कोरोना काल चला हुआ है, बच्चे हैं वो भी काफ़ी डिस्टर्ब हुए हैं और कुछ बच्चे तो जैसे कि मानसिक तौर पर भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। सर, आपने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा विशाल का योगदान दिया है, तो उन बच्चों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, कोरोना में सरकार जो कह रही है, जो इतना बड़ा एक सहयोग है समाज का, उसमें 2 चीज़ तो
इस्टेब्लिश हो चुकी हैं कि करनी पड़ेंगी। एक तो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा, दूसरा हमें मास्क लगाना पड़ेगा, जिससे क्या है कि ये जो कोरोना के वायरस हैं ये एक आदमी से दूसरा आदमी के तक पास ऑन न हो सकें। और तीसरी बात इसमें जो बहुत ही ज़रूरी है और माकूल हम लोग कर भी सकते हैं, वो है कि सफाई और शुद्धता। अगर हमारे यहाँ शुद्धता रहेगी, सफाई रहेगी, गंदगी नहीं होगी, तो ये कीटाणु जल्दी से फैल नहीं पाएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी कॉलेजों में अभी तक इस तरह कोई लड़कों में कोई केस नहीं आया है कि जिसमें किसी को कोरोना बीमारी से बीमार पड़ना पड़ा और कोई तकलीफ़ हुई हो। हम लोग समय समय पे डॉक्टर्स को भी बुलाते रहते हैं, टेस्टिंग के इक्विपमेंट भी लगा रखे हैं और ये सैनिटाइज़र लगाते हैं, हाथ धोने की, साबुन की, सब चीज़ों की व्यवस्था आप जगह जगह जाके देखिए, सब लगा हुआ है। तो हम स्वयं इसमें बहुत ज़्यादा सावधान हैं और बहुत केयर कर रहे हैं कि बच्चों को बिल्कुल इस बीमारी से सुरक्षित रखा जाए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू वेरी मच। काढ़ा वितरित प्रोग्राम में डॉक्टर राकेश गोदारा जी से जानेंगे और इनके बारे में स्वयं डॉक्टर राकेश गोदारा जी बताएंगे और काढ़ा के बारे में भी डॉक्टर राकेश गोदारा जी ही हमें बताएंगे। सबसे पहले नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राकेश गोदारा है, एक आयुर्वेदाचार्य हूँ। और जिस तरह आप सब लोग जानते हैं कि फरवरी के बाद में कोविड-19 जिस तरह अपने भारत में पैर पसारे हैं, तो उसके दौरान आयुर्वेद की जो भूमिका रही है वो आपके सबके सामने है। इस कोविड-19 में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो मेडिसिन सामने निकल के आई है वो है एक आयुर्वेद, और आयुर्वेद में भी अपनी नीम गिलोय है। नीम गिलोय का सबसे पहले अपनी बॉडी में जो इम्यूनिटी जो होती है, जो जिसे बोलते हैं हिंदी में रोग प्रतिरोधक क्षमता, उसको बूस्ट करने का काम है। और कोविड-19 में यही देखा जा रहा है कि हर इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन कम है, तो उसी को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेदाचार्य गिलोय रस का वितरण किया जा रहा है। और आज भी यही प्रोग्राम रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए गिलोय वितरित की जा रही है, और फरवरी से ही रेगुलर मेरे क्लिनिक से ये वितरित की जा रही है, सृष्टि वेदांत आयुर्वेदिक क्लिनिक की तरफ से। डॉक्टर साहब, आप आज इस कॉलेज में आए हैं और ये काढ़ा वितरित जो प्रोग्राम रखा गया है, और इस कॉलेज के संबंध में आप भी हमें कुछ बताएं। जिस तरह हम जानते हैं कि हमारी झुंझुनू की सबसे पुरानी कॉलेजों में से एक कॉलेज है ये, और आज सुबह मुझे डॉक्टर साहब ने फ़ोन किया था कि डॉक्टर साहब अपनी ही कॉलेज में क्यों ना एक कैंप लगाया जाए, क्योंकि डॉक्टर DS रोहेला जी जो हैं एक प्रतिभाशाली होने के साथ साथ एक वो मानवता की हमेशा पहल की है। तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप हर जगह अपना कैंप रख रहे हो, तो अपनी कॉलेज में भी कैंप रखा जाए, ताकि यहाँ के स्टाफ की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है या फिर आने वाले समय में डर रहता है कि कहीं किसी को कोविड न हो जाए, तो उसी के लिए आप अपना जो गिलोय रस है हमारी कॉलेज में वितरित की जाए। हम डॉक्टर कविता जी से भी जानेंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता के जो काढ़ा है इनके बारे में बताएंगे और इनसे 2 शब्द हम इनसे भी जानेंगे। इसके बारे में, इसके कंटेंट्स के बारे में बता दो। कोविड-19 के दौरान जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हर एक व्यक्ति की कम होती जा रही है, उसको बूस्टअप करने के लिए ये काढ़ा हमने बनाया है हमारी फार्मेसी की तरफ से। खाली पेट लेने हैं और आधे घंटे तक ना पानी पीना है ना कोई चाय वगैरह लेनी है। आधे घंटे के बाद में आप नॉर्मल चाय पी सकते हो, और शाम को 5-6 बजे खाली पेट रहते हैं लगभग, तो उसी टाइम 30 ml और ले लीजिए आपको गुनगुने पानी के साथ में। नीम गिलोय रस चाहिए, न कि गिलोय ओनली। इसके कुछ परहेज वगैरह भी हैं इसमें? ऐसा कोई परहेज नहीं है, ओनली गिलोय रस चाहिए, परहेज नहीं है इसमें। ठीक है। हाँ, 2 टाइम्स इसकी डोजेज है, 30 ml सुबह शाम, खाली पेट है। अंत में मैं डॉक्टर गोदारा जी को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने निःशुल्क हमारे स्टाफ के मेंबर्स को
इस गिलोय के रस का वितरण किया। और निश्चित रूप से कोरोना का जो काल चल रहा है, हालांकि लोग कह रहे हैं कोरोना चला गया नहीं अभी भी, उसकी हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनकी इम्यूनिटी इससे बढ़ेगी। तो जिस तरह से आपने जो बताया कि खाली पेट एक 30 ml सुबह लेना है, खाली पेट 30 ml शाम के 5 या 6 बजे लेना है, निश्चित रूप से हमारे फायदेमंद होगा। एक बार पूरा डॉक्टर गोदारा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमारे सभी स्टाफ मेंबर्स को ये प्रोडक्ट निःशुल्क प्रोवाइड किया। धन्यवाद।